हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग जो है क्लास 10th के एसिड बेस एंड सॉल्ट अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर का क्विक रिवीजन करते हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मिल गया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिएगा। तो चलिए बाकी बचे हुए पार्ट को इसमें हम लोग शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका स्टार्ट होता है वो है आयन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अम्ल जो है जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखिए अम्ल जो है ना, अम्ल का व्यवहार जो है अम्लीय कब होता है? अम्ल जो है जल में ही घुल करके H+ आयन दे सकता है, वैसे नहीं। अम्ल जल में घुल करके ही H+ आयन दे सकते हैं। और अम्ल जो है जल में घुल करके क्या देते हैं? H+, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन H3O+, जिसको शॉर्ट रूप में H+ लिख देते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखे होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, और इसको जल में घोल रहे हैं H2O, क्या दे रहा है? H3O+, और साथ ही साथ Cl को ये बाहर कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। तो ये H3O+ जो है इसी को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और यह कब होगा? जब अम्ल जल में घुलेगा। तो अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि अम्ल का व्यवहार जल की अनुपस्थिति में अम्लीय क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जानते हैं, आपको बता दिए कि अम्ल जल में ही घुल करके हाइड्रोनियम आयन देता है। यही कारण है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, अब क्षार की बात करते हैं। जो हमारे पास क्षारक है वह क्षारक क्या है? जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देखिए यहाँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो एक क्षारक है, और इसको जल में घोल रहे हैं तो जल में घुलने के बाद यह हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। तो अम्ल का काम है जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देना, जबकि क्षारक का काम है जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन का देना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। कई बार आपको एल्कलाई के बारे में पूछ दिया जाता है कि क्षार किसको कहते हैं, तो आप जान रहे हैं कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते, यानी जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं उसको हम लोग, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसको क्षार कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यह एक क्षारक है, जल में घुलनशील है, इसको क्षार भी कह सकते हो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, ये सब जितने भी है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए यहाँ लिख भी दिया है, जल में सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। और जो क्षारक है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, बता दिए हैं कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है, छूने में कैसा होता है, ये आप पीछे आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है इस रिएक्शन को, उदासीनीकरण अभिक्रिया को। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलेंगे? देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है आपका, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? लवण और जल मिलता है। अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होने के बाद लवण और जल का निर्माण होता है, इसी को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल, जैसे कोई भी अम्ल ले लेते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं NaOH, यह क्षारक है। इस अम्ल और क्षारक के बीच की जो अभिक्रिया है करने के बाद क्या मिलेगा? NaCl देगा, सोडियम क्लोराइड देगा और साथ ही साथ जल देगा। तो यही अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप जब लवण और जल का निर्माण होता है तो हम उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाले ऐसे रासायनिक अभिक्रिया इसमें लवण तथा जल का निर्माण होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यह क्या दर्शा रही है, यह इस तरह से आप जो है ना, यह एक तरह से बोला जाए एक प्रकार का चेतावनी है। कैसा चेतावनी है? यह चेतावनी जो है आपका जो अम्ल और क्षारक में लगे हुए बर्तन की चेतावनी है, जो कि आपको सावधानी बरतने के लिए बताया गया है। तो यह चेतावनी दिया गया है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कुछ ऐसे एसिड है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, हाइड्रोक्लोरिक, काफ़ी खतरनाक एसिड होता है। तो इसलिए उनसे या इस तरह का जो स्टिकर दिया रहता है बर्तन में, वह चेतावनी दिया रहता है, चेतावनी का चिन्ह है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको पता होगा कि तनुकरण किसको बोलेंगे? तनुकरण कह रहे कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता, देखिए आप अम्ल मिला रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन है, क्षारक जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, क्षारक मिला ले तो हाइड्रोक्साइड आयन हुआ। तो वही कह रहा है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ और OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। कह रहे कि जब आप जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं, तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर जो उसके आयन की सांद्रता में जो प्रति इकाई आयतन में जो कमी होती है, उसी को हम लोग तनुकरण कहते हैं। और इस तरह से हम अम्ल और क्षारक को तनुकृत कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप किसमें, जब भी आप जल में अम्ल मिलाएं, ना कि अम्ल में जल मिलाएं, अगर आप जो है अम्ल में जल मिला रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, वह उसका मिश्रण अस्फलित होकर के बाहर आ जाएगा, आप उससे जल सकते हैं, या फिर वह पात्र टूट जाएगा। इसलिए जब भी हम लोगों को मिलाना चाहिए, जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जल में अम्ल या क्षारक घुलाने की प्रक्रिया अत्यंत उष्मा छिपी होती है, एकदम उष्मा छिपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते इसमें अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। अभी आपको बताया कि जल में ही अम्ल मिलाना चाहिए, और जब आप जल में अम्ल को मिला रहे हैं तो क्योंकि वह उष्मा छिपी अभिक्रिया होती है, विशाल मात्रा में उष्मा का उत्पन्न होता है, इसलिए मिलाते समय आप सावधानी आपको रखना चाहिए। क्योंकि अम्ल को सदैव धीरे धीरे, जब भी आप जल में अम्ल को मिला रहे हैं तो अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई उष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। इसलिए जो है आपको बहुत ही सावधानी से जल में अम्ल मिलाना चाहिए। और अभी आपको जो सावधानी के बारे में बता दिए कि कुछ डिब्बा होता है, डिब्बा वगैरह, कैन वगैरह, उसमें सावधानी का चिन्ह दिया रहता है, चेतावनी लिखा रहता है। तो ये जो अभी आपको जो बता रहे थे, यह फिगर ये चेतावनी का है, यही फिगर, यह बर्तन में लगे चेतावनी का चिन्ह है, अम्ल और क्षारक का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अब अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? आपको पता है कि एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे? कह रहे कि प्रबल अम्ल उसको बोलेंगे जो जल में घुल करके अधिक H+ आयन देता है, तो उसको हम लोग प्रबल अम्ल बोलेंगे। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब प्रबल अम्ल है। और कुछ दुर्बल अम्ल है जो जल में घुल करके कम H+ आयन दे, उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि आपका सिट्रस फल हो गया, फलों में जो पाया जाने वाला है, जैसे कि आपका खट्टा अंगूर हो गया, इमली हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, यानी इन सब चीज़ों में जो अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं, और उस अम्ल का यूज हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब कोई भी अम्ल कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है, उस बात को बताने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। वैसे तो हम लोग बता नहीं सकते कि कोई अम्ल कितना शक्तिशाली है, कितना दुर्बल है, तो इसके लिए क्या किया गया, एक स्केल विकसित किया गया, और उस स्केल को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो वही यहाँ लिखा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, और उस स्केल को ही हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल में
पीएच में जो पी सूचक है वो पुषांश यानी पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। यानी पीएच स्केल में का जो पी जो है वो पावर को बता रहा है, एच के पावर को बता रहा है कि यानी, और इसका जो पीएच स्केल है, इसका जो रेंज होता है प्रास, वह 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल का प्रास 0 से 14। तो वही इसमें कह रहा है कि कोई भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने के लिए जो स्केल विकसित किया उसी को पीएच स्केल कहते हैं। हाँ, एक बात यह भी याद रखिएगा, पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन ने की। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की। 1909 या 6 के आसपास में किया है, डाटा आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अभी आपको बताया कि जो पीएच स्केल है उसका प्रास 0 से 14 होता है। अब यहाँ बेसिकली देख चुके हैं, ये 0 से 14 प्रास है, रेंज है। अब यहाँ से क्या है, देखिए, अगर किसी उदासीन विलयन का पीएच मान, कोई उदासीन विलयन है, उसका पीएच मान एकदम ऑब्वियसली पूरी 7 होगा उदासीन विलयन में। अम्लीय विलयन में पीएच मान 7 से कम होगा और क्षारीय विलयन में पीएच मान 7 से अधिक होगा। बस, तो ये था, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अम्लीय विलयन में पीएच मान 7 से कम, क्षारीय विलयन में पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन विलयन में पीएच मान पूरी 7 होता है। अब कुछ चीज़ें यहाँ से देख लेते हैं जो कि आपको पीएच वैल्यू याद रखना है। देखिए, ये गैस्ट्रिक जूस, जठर रस जो आपके पेट में बनता है अमाशय में, उसका कितना होता है? 1.2 दिया गया है पीएच वैल्यू। नींबू रस, इसका वैल्यू 2.2 दिया गया है। शुद्ध जल, प्योर वाटर 7 दिया गया है। और ब्लड, रक्त, जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो विलयन है उसका पीएच मान 14 होता है। तो यह कुछ पीएच मान है जो कि आपको याद रखना है, ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछा जाने वाला सवाल है, बस यही सब है। उस रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन 14, नींबू रस 2.2 और जठर रस 1.2। उदासीन विलयन में 7 और फिर क्षारीय विलयन का 7 से अधिक, अम्लीय विलयन का 7 से कम। तो यह पीएच वैल्यू के बारे में था। देखिए, आयन अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं और कम मात्रा में उत्पन्न करने वाले को दुर्बल अम्ल कहते हैं। यह भी आपको बता दिया गया है। और हाँ, एक चीज़ यह भी है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारे डेली लाइफ में भी पीएच का बहुत सारा योगदान है। कौन कौन सा है? देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ, जो पीएच जो है वह पौधे एवं पशु के प्रति संवेदनशील। हम लोगों का जो बॉडी है, यह भी कई बार पूछा गया है कि मनुष्य का शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच मनुष्य शरीर का काम करता है। और देखिए, जब वर्षा जल का एसिड रेन, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा होती है उसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो तो उसको अम्लीय वर्षा बोलेंगे। और यह अम्लीय वर्षा जब प्रवाहित होकर के नदी में नदी में चला जाता है, यह अम्लीय वर्षा नदी में प्रवाहित होने पर नदी का जो जल है उसका पीएच मान कम हो जाता है। इसी स्थिति में जो जलीय जीव है की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, यानी उसके ऊपर खतरा मंडराने लगता है। दूसरा है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। याद रखिएगा, जो वीनस है, शुक्र ग्रह है, उसका जो वायुमंडल है वह मोटे सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है शुक्र ग्रह का वायुमंडल। अब देखिए, अगर मिट्टी का पीएच मान कम हो जाए तो क्या होगा? कह रहे कि देखिए, मिट्टी का अगर पीएच मान कम हो जाए
तो वह भूमि जो है धीरे धीरे अनुपजाऊ होने लगती है और ऐसी स्थिति होती है कि वह जो है फिर बंजर होने के कगार पर आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के पीएच मान को बनाए रखने के लिए उसमें चूना डालते हैं ताकि उसका पीएच मान बैलेंस्ड रहे, संतुलित रहे। अब देखिए हमारे पाचन तंत्र पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे बॉडी में पाचन तंत्र पर, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या वैल्यू है। हम लोग जानते हैं कि जब हमारा जो आमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, HCl अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और यह भोजन को अम्लीय बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक बन जाता है, अधिक बन जाने के कारण हम लोग एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसको अपच कहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, हल्का हल्का पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो हम लोग इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, एंटासिड क्षारक का उपयोग करते हैं, ताकि एंटासिड जो क्षारक है पेट में जो एसिड बना है, अम्ल बना है, उसको उदासीन करेगा। तो इसलिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि एसिडिटी को उदासीन करने के लिए, एसिडिटी को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हमारे मुंह में पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहे कि हमारा जो लार है, मुंह के पीएच का मान, मतलब मुंह में जो लार बन रहा है उसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दंत क्षय होने लगेगा। दंत क्षय मीन्स दांत सड़ने लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दांत जो है, जिसको दांत का जो ऊपरी भाग इनमेल है, वह जिसको दंत वल्क कहते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिसको हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। तो कब होता है दंत क्षय, जब हमारे मुंह में पीएच, लार का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होता है। तो दंत क्षय को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दंत क्षय को रोकने के लिए क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे क्षारीय दंत मंजन हो गया, क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करते हैं ताकि मुंह के लार को उदासीन किया जाए, दंत क्षय को रोका जाए। कभी कभी क्या होता है, पशुओं एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, कुछ ऐसे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसके स्पर्श से हमें जलन होने लगता है, क्योंकि वह पौधे, वह इंसेक्ट हमारे शरीर में अम्ल को छोड़ देता है और उनसे हम लोग निजात पाने के लिए बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग करते हैं। जैसे नेटल के डंक में क्या रहता है, मेथेनोइक अम्ल रहता है और उसके जलन के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में दिए हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनको देख लेंगे। सिरका, विनेगर, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा दूध कहिए या दही कहिए, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो यह कुछ प्राकृतिक अम्ल है और उसका स्रोत है। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक में मेथेनोइक अम्ल और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इन स्रोत को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो है एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया को पढ़ेंगे। ये क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्मित उत्पाद होता है एक क्लोरीन होता है और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, तो इसलिए इसको हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला, सोडियम क्लोराइड NaCl है, यह सोडियम क्लोराइड, इसका जलीय विलयन पर क्या कर रहे हैं, जलीय विलयन है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं
तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कि क्षार है, बन रहा है और क्लोरीन बन रहा है। तो इसको हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलेंगे। देखिए इसका एक यहाँ से डाटा दे दिया है, बना दिया गया है, और एनोड कैथोड, और यह एक विलियन लिया गया है, सोडियम क्लोराइड का विलियन, इसमें एनोड कैथोड बनाया गया है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा है। तो यहाँ क्लोरीन गैस एनोड पे मिलेगा और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलेगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, क्षार और क्लोरीन दोनों प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है विरंजक चूर्ण। अब हम लवण के बारे में पढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र हो गया CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो ये विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं कि विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बुझा हुआ चूना है। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या बोलेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर किसकी क्रिया से, क्लोरीन की क्रिया से। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और विरंजक चूर्ण का जो केमिकल फार्मूला है वह CaOCl2 है। तो यहाँ चलिए इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। CaOH का ऑल्टो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, शुष्क बुझा हुआ मतलब चूना है। ये क्लोरीन है, इसकी क्रिया से CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण बन रहा है, साथ साथ जल दे रहा है। तो अब देखते हैं विरंजक चूर्ण का निर्माण। समझ गए कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं विरंजक चूर्ण का, हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं कि जो पीने वाले जल है उसको जीवाणु से मुक्त करने में, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में करते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन में, इन समस्त चीजों में विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, या इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट बोलिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए, बेकिंग सोडा बोलिए। जब भी पूछा जाए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है, बेकिंग सोडा है। यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैसे बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, जो आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में NaCl में सोडियम क्लोराइड का उपयोग जो है ना कच्चे पदार्थों के रूप में, यानी कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ सोडियम क्लोराइड NaCl लेंगे, जल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और NH3 लेंगे, अमोनिया। तो क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और साथ ही साथ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट देगा। चलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण क्या होता है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने के बाद यह सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इससे पहले हम लोग जो है ना, जो बेकिंग सोडा है अर्थात जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका उपयोग समझ लेते हैं। उसका उपयोग कहाँ होता है, तो पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, जल में मिलाया जाता है, तो यह अभिक्रिया होती है बेकिंग पाउडर में। तो यानी आपका जो है बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। और फिर जो है इसका उपयोग जो है एक एंटीसीड के तौर पर भी किया जाता है, यह पेट की अम्लीयता को दूर करने में। और इसका उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है, तो वह बेकिंग सोडा का होता है, यानी खाने वाला का सोडा का होता है। आप देखे होंगे कि जो आपके पास आपका जो
केक है, खमीर है, वह फूल जाता है और स्पंज हो जाता है। किसके कारण? तो जब भी बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग पाउडर के चलते है, बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है, तो ये अभिक्रियाएं होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब जलीय गर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ ही साथ वहाँ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके चलते जो है वो स्पंज हो जाती है, फूल जाता है केक, पावरोटी या खमीर। चलिए नेक्स्ट जो है वो वॉशिंग सोडा है, धोने का सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10H2 है, इनको डेका बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये कैसे बनता है, धोने का सोडा कैसे बनाएंगे? तो आपको यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करेंगे और उस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर हम लोग धोने का सोडा बनाएंगे। तो यहाँ अभिक्रिया 2 चरणों में होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, चलिए अभी इस रिएक्शन को बताइए। सोडियम कार्बोनेट था, यहाँ सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको धोने का सोडा, खाने का सोडा कहते हैं। इसको गर्म किए तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ और इस सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किए। देखिए यहाँ सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किए, तो क्रिस्टलीकरण करने के बाद यही हमको जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिला और इसी को हम लोग धावन सोडा कहते हैं। धावन सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच साबुन उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरॉक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। घरों के साफ सफाई में होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए क्रिस्टलन का जल किसको बोलेंगे? कह रहे कि लवण के एक सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, तो कॉपर सल्फेट के अंदर जो कॉपर सल्फेट है, इसके अंदर कितना जल का अणु है? 5H2 है। तो कॉपर सल्फेट के अंदर जल का जो क्रिस्टलन जल है, वो मतलब जल के अणुओं की संख्या जो है वो 5H2 है। इसी को हम लोग क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब एक है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? करेगी जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का निर्माण करता है और इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखो जिप्सम जो है, जिप्सम को कितना केल्विन ताप पर? 373 केल्विन ताप पर, यानी 273 0 डिग्री होता है, 373 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। इसको 100 डिग्री सेल्सियस भी आप कह सकते हैं। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। तो यह रहा अभिक्रिया। पहले आप यहाँ से जिप्सम हो गया CaSO4 इंटू 2H2, इस जिप्सम को CaSO4 इंटू 2H2 इस जिप्सम को अब क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 373 केल्विन ताप पर। तो ये क्या करता है? जल के अणुओं का त्याग कर CaSO4 इंटू हाफ H2O देता है और प्लस और प्लस जो है 1.5H2O बाहर निकलेगा। तो यही जो CaSO4 इंटू हाफ H2O दे रहा है, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी आपसे पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म कर दो तो वह जिप्सम जल के अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका उपयोग कहाँ होता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। जैसे कि किसी का हड्डी टूट गया, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके ऊपर जो लेप चढ़ा दिया जाता है तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप है। और खिलौना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौना बनाने में, इन समस्त चीज़ों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये थे नेक्स्ट टॉपिक अम्ल क्षार लवण का, जो कि हम लोग शॉर्ट रिवीजन में क्विक रिवीजन किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बने आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।